नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 90 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या बिहार टेट हो, दोस्तों हर एग्जाम में, जैसे शिक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम है दोस्तों, आपसे इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। दोस्तों आपके टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता और पर्यावरण। दोस्तों आनुवंशिकता हमारे लिए क्या आवश्यक होती है, क्यों आवश्यक होती है, पर्यावरण हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, जो कि हमारे विकास में किस प्रकार से सहायक होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। आनुवंशिकता क्या होती है, पर्यावरण क्या होता है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये आपके दोस्तों स्टडी 90 में वीडियो का बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, और फाउंडेशन कोर्स भी आपका इंडियन पॉलिटी का भी प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आनुवंशिकता की बात की जाए दोस्तों, आनुवंशिकता की बात की जाए दोस्तों, तो जो माता पिता और पूर्वजों के उस हस्तांतरित किए हुए शारीरिक और मानसिक लक्षणों के मिश्रित रूप को ही वंशानुक्रम या वंश परंपरा या प्रतीकता या आनुवंशिकता कहा जाता है। दोस्तों ऐसे लक्षण जो हम अपने माता पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, वही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। दोस्तों आनुवंशिकता के लक्षण कई रूप से हमारे अंदर दिखते हैं, जैसे लंबाई के रूप में, आंखों के रंग के रूप में, और भी चीज़ें हैं दोस्तों, जिससे लक्षण पता चलता है कि यह बालक अपने पिता पे पड़ा है, यह बालक अपने माता पे पड़ा है, यह बालक अपने दादाजी पे पड़ा है। तो वो आनुवंशिकता के लक्षणों के माध्यम से ही दोस्तों हमें पता चलता है कि इसके अंदर आनुवंशिक लक्षण इस बालक में दिख रहे हैं। वास्तव में आनुवंशिकता एक ऐसी जन्मजात शक्ति होती है जो प्राणी को एक निश्चित दिशा में विकसित होने में सहायता पहुंचाती है। दोस्तों आनुवंशिकता से हम एक निश्चित दिशा में हमारा विकास होता है, सही ढंग से हमारा विकास होता है। अगर हमारे दोस्तों पिताजी स्वस्थ हैं, पिताजी की लंबाई अच्छी है तो हमारी भी लंबाई अच्छी होगी, माताजी की लंबाई अच्छी है तो हमारी भी लंबाई अच्छी होगी। अगर उनका कद छोटा है दोस्तों, तो हो सकता है हमारा भी कद छोटा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, वही उसकी आकृति, रंग, कद, यौन बुद्धि तथा शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का भी निर्धारित करती है। दोस्तों आनुवंशिकता से हमारी इन सारी चीज़ों का निर्धारण होता है, हमारी बुद्धि का निर्धारण होता है, हमारे शारीरिक विकास का निर्धारण होता है। इसका सबसे बड़ा रोल किसका होता है, हमारी आनुवंशिकता का, यानी हमारी हेरिडिटी का होता है दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ। दोस्तों आनुवंशिकता के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय प्रेजेंट की। कुछ का विचार कुछ अलग था, कुछ का विचार कुछ अलग था। तो दोस्तों उनके वैज्ञानिकों के विचारधारा के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले वुडवर्थ ने क्या कहा। वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित होती हैं कि जो व्यक्ति जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ है और जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय से लेकर जन्म के 9 माह पूर्व भी उपस्थित होती। दोस्तों यानी आनुवंशिकता हमारे जन्म से पहले ही हमारे अंदर निर्धारित हो जाती है, उसके लक्षण हमारे अंदर निर्धारित हो जाते हैं। गर्भाधान के समय ही दोस्तों वो क्या हो जाती है, आ जाती है हमारे अंदर, ठीक है। और वुडवर्थ का कहना था कि दोस्तों व्यक्ति जब उसके जीवन का आरंभ हुआ होता है, तभी से आनुवंशिकता उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। अब आइए जानते हैं जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का स्थान में हस्तांतरण होना ही क्या है, आनुवंशिकता। जेम्स ड्रेवर ने यह कहा कि जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक क्रियाएं जो हस्तांतरित होती हैं, उनसे उनके पुत्र में जो जाती है, वही क्या है, वही आनुवंशिकता है, वही हेरिडिटी है दोस्तों। ये बात कही आपके जेम्स ड्रेवर जी ने कही। नेक्स्ट दोस्तों मनोवैज्ञानिक थे एच पीटरसन। पीटरसन ने क्या कहा। पीटरसन के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। कभी कभी दोस्तों हम अपने दादा दादी की भी दोस्तों के गुण पा जाते हैं, लक्षण पा जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, जिससे कि न केवल हम अपने माता पिता का बल्कि अपने दादा दादी के गुण भी हमारे अंदर कभी कभी हस्तांतरित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। डगलस और हॉलैंड के शब्द में एक व्यक्ति की आनुवंशिकता में वे संरचनाएं, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं अथवा क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं, जिन्हें वो अपने माता पिता और अन्य पूर्वज अथवा जातियों के द्वारा प्राप्त करता है दोस्तों। यानी कि जो आपके डगलस और हॉलैंड ने कहा कि दोस्तों आनुवंशिकता के कारण ही हम न केवल अपने माता पिता बल्कि अपने दादा दादी आदि के भी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं, और भी दोस्तों कद हुआ, लंबाई हुआ, रंग हुआ, रूप हुआ, सारी चीज़ों को हम जो पाते हैं, जो प्राप्त करते हैं, उसका कारण क्या होता है, आनुवंशिकता कारण होती है, हेरिडिटी कारण होती है दोस्तों, ठीक है। आइए
अनुवांशिकता की प्रक्रिया के बारे में अब जानते हैं कि किस प्रकार से यह अनुवांशिकता हमारे अंदर प्रवेश होती है, हेरिडिटी किस प्रकार से हमारे अंदर प्रवेश करती है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों मानव जीवन का प्रारंभ एक कोष से होता है, कोष इन द सेंस सेल से होता है दोस्तों, एक सेल से होता है आपका प्रारंभ। किससे होता है? एक सेल से होता है दोस्तों, कोष से होता है। इसे युक्ता या संयुक्त कोष भी कहा जाता है, युक्ता या संयुक्त कोष या जाइगोट भी इसे कहा जाता है दोस्तों। कहते हैं शरीर की रचना ऐसे अनगिनत कोषों से होती है, ऐसे अनगिनत सेल्स हैं दोस्तों जिससे कि हमारी शरीर की रचना होती है। और युक्ता या संयुक्त कोष जो जाइगोट का निर्माण दो बीजों कोष से होता है। इस संयुक्त कोष में एक पिता का तो दूसरा माता का होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है निषेचन या गर्भधारण के समय ही इसका स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है। बाद में कोई अतिरिक्त अनुवांशिकता का उनमें प्रवेश नहीं हो सकता तथा यहाँ तक कि वे माता से भी नहीं जो उसे 9 मास गर्भ में रखती। दोस्तों जब निषेचन प्रक्रिया होती है उसी समय गर्भाधान के समय ही दोस्तों जो अनुवांशिकता होती है वो हमारे अंदर सम्मिलित हो जाती। और जब दोस्तों आपको ये लगता हो कि माता जो 9 महीने गर्भाधान रखती तब आता है, ऐसा नहीं दोस्तों, तब अनुवांशिकता नहीं आती। जब दोस्तों हम गर्भाधान निषेचन के समय ही जब हमारा गर्भाधान होता है उसी समय हमारी अनुवांशिकता यानी कि दोस्तों क्रोमोसोम के माध्यम से या जीन के माध्यम से आप कर सकते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों, गुणसूत्र में जो जीन्स होते हैं उनके माध्यम से हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और भी संक्षेप में इसके बारे में बात करेंगे, अभी आगे चलते हैं। प्रत्येक कोशिका में उपस्थित रहने के कारण अनुवांशिकता समस्त शरीर में व्याप्त होती है, हर कोशिका में व्याप्त होती है ना दोस्तों आपके, तो इसीलिए अनुवांशिकता जो होती है समस्त शरीर में आपके व्याप्त हो जाती है। नेक्स्ट है पितृकोश को शुक्र तथा मातृकोश को अंड या ओवम भी कहते हैं दोस्तों। दोनों कोश के संयुक्त से निषेचन प्रक्रिया आरंभ होती है और इस प्रक्रिया में जाइगोट भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। परीक्षा द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि मातृकोश और पितृकोश में 23 वंशसूत्र विद्यमान होते हैं और वंशसूत्र के 23 जोड़े रह जाते हैं जिनमें कि आधे माता के और आधे किसके होते हैं? पिता के होते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे दोस्तों 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, माता और पिता। हम सभी जानते हैं दोस्तों माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। माता में X गुणसूत्र पाए जाते हैं XX और पिता में क्या होते हैं दोस्तों? X और Y गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों X गुणसूत्र और यहां से इनका X गुणसूत्र जब सम्मिलित होता है दोस्तों तब हमें किसकी प्राप्ति होती है? पुत्री की प्राप्ति होती है। और जब इनका X गुणसूत्र और इनका Y गुणसूत्र दोस्तों मिलता है तब हमें किसकी प्राप्ति होती है? पुत्र की प्राप्ति होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि इनके 23 जोड़े होते हैं, 23 X के 23 इनके टोटल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने दोस्तों? 46 टोटल गुणसूत्र कितने हो गए आपके? 46 गुणसूत्र हुए थे। इन्हीं गुणसूत्रों में दोस्तों हमारा छिपा होता है जीन्स। क्या होता है? जीन्स छिपा होता है दोस्तों, जिसे पैतृक भी कहते हैं, पित्रैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? पित्रैक भी कहा जाता है दोस्तों। तो इन्हीं गुणसूत्रों के माध्यम से जो जीन्स होता है दोस्तों वो हमारा क्या काम करता है? अनुवांशिकता का काम करता है। ये जीन्स ही दोस्तों हमारे अंदर जो सम्मिलित हो जाता है हमारे क्रोमोसोम के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से, और जिसके कारण कि हमारे माता पिता का गुण जो हमारे अंदर आ जाता है दोस्तों। ये भी 2 प्रकार का होता है जिसमें कि एक होता है आपका डीएनए होता है दोस्तों। एक क्या होता है? डीएनए होता है दोस्तों। जो डीएनए होता है, जब कभी आपने देखा होगा, आपने मूवीज में देखा होगा, आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब ये होता है कि ये बालक मेरा नहीं है या ये पुत्री मेरी नहीं है तो उसका क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि ये पता करने के लिए ये आपका पुत्र है कि नहीं। तो उसमें वही दोस्तों डीएनए टेस्ट होता है, उसके जीन्स का पता लगाया जाता है कि इसमें जीन्स इसके हैं कि नहीं है। वही जब मैच हो जाता है तो पता चल जाता है कि हाँ ये बालक इन्हीं का है, ये पुत्री इन्हीं की है दोस्तों। तो ये चीज होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जो पुरुष होता है, जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं और ये दोस्तों अंडाणु होते हैं, स्पर्म होता है, और स्त्री में दोस्तों तो जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो ये जाके संयुक्त कोष में दोनों जाइगोट जिसे कहा जाता है सम्मिलित हो जाते हैं और वहीं पे दोस्तों हमारे भ्रूण का निर्माण होता है दोस्तों।
और वहीं पे हमारे वंशागम तथा गर्भ धारण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। वहीं से दोस्तों हमारा निश्चित हो जाता है, जितने हमें जैसे वंशानुक्रम सूत्र पाए जाते हैं, जितना वंशानुक्रम की जो विधियां होती है, जितना होता है पाया होता है, चाहे पिता का चाहे माता का, वो हम वहीं पे पा जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इस प्रसंग में मनोविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान ने लिखा है कि हमारी असंख्य परंपराएं विशेषताएं इन 46 वंश सूत्रों से यानी गुणसूत्रों में विद्यमान रहती है और इन्हीं वंश सूत्रों में पितृक या जीन छुपे रहते हैं। वंश परंपरा के वाहक यही जीन्स होते हैं और वंश सूत्र या क्रोमोसोम अत्यंत छोटे छोटे टेढ़े की तरह होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे और टेढ़े टेढ़े होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये आपके दोस्तों स्टडी 91 में किताबें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक जीन का संबंध एक गुण विशेष से होता है। सोचिए दोस्तों, एक प्रत्येक जीन्स जो होता है उसमें एक न एक गुण होता है आपके, चाहे माता का गुण होगा, चाहे पिता का गुण होगा या दादा का। तो सोचिए दोस्तों, जब 46 गुणसूत्र यानी कि दोस्तों कितने जीन्स हमारे सम्मिलित होते हैं तो कितने गुण हमें आ जाते होंगे। तो वही चीज है दोस्तों, एक गुण होता है और इन जीन्स के माध्यम से अनुवांशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और इन्हीं के माध्यम से दोस्तों जो अनुवांशिकता होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है दोस्तों। पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पुत्र में, उसके पुत्र से उसके पुत्र में, ये क्या होती है, हस्तांतरित होती है। उसका कारण क्या है, जीन्स के कारण। किसके कारण, जीन्स के कारण ही दोस्तों ये होती है, जिसे कि पैतृक भी कहा जाता है। शिशु की अनुवांशिकता माता पिता दोनों पर आधारित होते हैं। अगर हम ये कहें कि सिर्फ पिता पे या माता पे ही अनुवांशिकता बालक की निश्चित होती है तो ऐसा कहना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि हमारी जो अनुवांशिकता जो हेरिडिटी होती है वो माता पिता दोनों पे निर्भर होती है। तो ये चीज है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता के सिद्धांत या नियम की बात की जाए तो अनुवांशिकता के दोस्तों बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। तो अनुवांशिकता के जो सिद्धांत वो बालक के हर पहलू को दोस्तों करता है। बालक की बुद्धि, जिस प्रकार से दोस्तों आपके पिता की बुद्धि है तो उसको भी प्रभावित करता है और मूल शक्तियों को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है दोस्तों, जैसे कि पिताजी लंबे हैं तो आप भी बहुत अच्छी खासी हाइट होगी, आपकी माता जी की हाइट अच्छी है तो आपकी भी बहुत अच्छी हाइट होगी। और दोस्तों व्यावसायिक योग्यता में दोस्तों भी करता है, सामाजिक स्थितियों में, चरित्र में, ये सारी चीजों में दोस्तों आपका क्या है, वंशानुक्रम प्रभावित करता है दोस्तों, हेरिडिटी का असर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता के सिद्धांत या नियम। इसके अनुवांशिकता के सिद्धांत या नियम के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने दोस्तों अपनी अपनी राय प्रस्तुत की। लैमार्क ने की, डार्विन ने की, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, सभी ने बताया दोस्तों, कई नियम बताए, कई लोगों ने प्रयोग किए और उसके नियम के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लैमार्क के सिद्धांत की। लैमार्क ने कैसे क्या बताया अनुवांशिकता के बारे में, तो इसे अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, अर्जित गुणों का हस्तांतरण क्या कहा दोस्तों, इनका सिद्धांत का नाम था कि गुणों का हस्तांतरण होता है, सिद्धांत कहा गया। जिराफ यानी कि जिराफ पे दोस्तों का उदाहरण देते हुए लैमार्क ने बताया कि इसके पशु की पहले गर्दन बहुत छोटी थी, घोड़े जैसी थी। किसकी थी दोस्तों, घोड़े जैसी थी, या पेड़ों की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करता था। यानी दोस्तों लैमार्क का कहना था कि जो पहले जिराफ था ये इसकी गर्दन किसके समान थी, घोड़ों की तरह थी। पर दोस्तों घोड़े की तरह थे, पर जैसे जैसे प्रकृति का परिवर्तन हुआ तो दोस्तों शाखाएं क्या हो गई, शाखाएं जब पेड़ों के नीचे के भाग की पत्तियां समाप्त हो गई तथा ऊंचे भाग से पत्तियां तोड़ने का प्रयास करने लगे। जब नीचे की पत्तियां समाप्त हो गई, क्योंकि ये पत्ती ही खाते थे दोस्तों, शाकाहारी होते थे, शुद्ध शाकाहारी, तो अब ये ऊपर की पत्तियों को खाने का प्रयास करते थे तो इनके गर्दन में क्या खिंचाव पड़ता रहता, जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ की गर्दन लंबी होती रही और अत्यंत उनकी गर्दन लंबी हो गई। जैसे कि वो खाते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन क्या होती रहे, खिंचाव होता रहा दोस्तों। इसी से जिराफ की गर्दन क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई कि दोस्तों पहले उन्होंने नीचे की पत्तियां खाई, फिर नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, तो अब ऊपर की पत्तियां खाने के लिए दोस्तों उन्होंने, ये लैमार्क जी का कहना था कि वो प्रयास करते थे, तो इसी से दोस्तों उनकी गर्दन बढ़ते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही लंबी हो गई। ये लैमार्क जी का मानना था। और एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वंशाकरण के उपयुक्त सिद्धांतों में अमल लाने में फलस्वरूप वंशाकरण संबंधी कुछ नियम प्रकाश में आए जो कि निम्नवत है। आइए जानते हैं दोस्तों।
समानता का नियम और विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम, और भी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उसके बारे में भी जानेंगे। वर्णसंकर के नियम के बारे में बात की जाए तो 3 नियम बताए, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और प्रत्यागमन। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है समानता का नियम? इस नियम के आधार पर बालक में पिता के लक्षण में समान पाए, जैसे दोस्तों बालक पिता में लक्षण जो पाए जाते हैं, जिस प्रकार से पिता होते हैं, उनकी बुद्धि होती है, उनका रंग रूप होता है, उनकी लंबाई, उसी प्रकार से बालक में भी दोस्तों होता है, उसी प्रकार से बालक के अंदर भी वो लक्षण मिलते हैं दोस्तों। ये होता है आपके समानता का नियम। नेक्स्ट दोस्तों बात की जाए विभिन्नता का नियम, तो सोरेंसन के अनुसार इन विधियों के कारण माता पिता के उत्पादक कोशों की विशेषताएं उत्पादक कोशों में अनेक पैतृक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चे का निर्माण करते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बालक जो होता है वो माता पिता पे नहीं पड़ता, वो क्या होता है भिन्न हो जाता है, उनका उसका नेचर क्या होता है भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है दोस्तों। जैसे कि आप कहिए, जैसे कहा जाता है कि किसान का लड़का क्या किसान रहता है दोस्तों? नहीं, वो भी IAS PCS बन जाता है। डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर बनता है? नहीं, वो हो सकता है अधिकारी बने, वो हो सकता है दोस्तों कुछ और बन जाए, या हो सकता है वो चोर भी बन जाए। तो ऐसा नहीं है कि योग्य का बेटा योगी होगा या अयोग्य का बेटा दोस्तों अयोग्य होगा, ऐसा नहीं है, वो परिवर्तन हो सकता है। उसका रीजन क्या था? सोरेंसन ने बताया कि विभिन्नताओं के कारण माता पिता के उत्पादक कोशों की विशेषताओं के कारण दोस्तों तो अनेक पैतृक होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चे की उत्पत्ति कर लेते हैं। यही कारण आपके सोरेंसन ने बताया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। प्राय यह देखा जाता है कि अमुक व्यक्ति तो बहुत ही प्रभावशाली था, परंतु उसकी संतान क्या हो गई? मंद बुद्धि हो गई, जबकि इसके ठीक विपरीत मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, उनसे अधिक बुद्धि। तो दोस्तों ये प्रत्यागमन का सिद्धांत भी यही है कि इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जो अमुक व्यक्ति का होता है वो बहुत ही प्रतिभाशाली हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो कमजोर बुद्धि का है व्यक्ति है, कमजोर बुद्धि का है, परंतु उसका बालक क्या होता है? तीव्र बुद्धि का हो जाता है। कभी कभी जो मंद बुद्धि का बालक होता है उसके ठीक विपरीत हो जाता है, वो क्या होता है? तीव्र बुद्धि का हो जाता है। तो ये दोस्तों आपके प्रत्यागमन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है नियम के, ठीक है। मैकडूगल ने चूहों पर परीक्षण किया, उसमें दोस्तों क्या क्या मैकडूगल ने चूहों पर परीक्षण किया था। इसमें उन्होंने एक बड़े टब में 2 मार्ग बनाए। उन्होंने क्या किया? बड़े टब में 2 मार्ग बना दिए दोस्तों। तो एक मार्ग अंधकारमय था और दूसरा क्या था? प्रकाशमय था। प्रकाशमय में जाने पर बिजली का झटका लगता। चूहे की पहली पीढ़ी ने झटका खाने में 165 बार गलती की, लेकिन 23वीं पीढ़ी ने दोस्तों 25 बार गलती की। ये लेमार्क का नियम था दोस्तों। जैसे आपने बताया ना कि जैसे लेमार्क ने बताया कि गर्दन, जैसे पहले फल पत्तियां नीचे थी तो आराम से आसानी से खा लेते थे, पर जैसे पत्तियां बड़ी ऊंची हो गई तो जिराफ जो थे पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन उठाना पड़ता था, तो उनकी गर्दन क्या हो गई? ऊंची हो गई। उसी प्रकार से आपके मैकडूगल ने भी ये नियम बताया। मैकडूगल ने कहा कि दोस्तों उसने एक परीक्षण किया कि उसने 2 दोस्तों रास्ते बना दिए चूहों को जानने के लिए। तो उसने किस पे प्रयोग किया था? चूहों पे प्रयोग किया था, याद रखिएगा, कर दिया। और दोस्तों एक रास्ता अंधकारमय था, तो उस रास्ते से जब जाते थे तो बिजली का झटका लगता था, और एक रास्ता था कि सीधा सीधा लोग चले जाते थे। तो दोस्तों कई चूहों ने कई बार ये चीज किया, प्रकाश में जाने पर बिजली का झटका लगता था उन्हें। तो चूहों पहली पीढ़ी ने झटका खाया, कई बार कहे चूहों ने झटका खाया। 165 बार उन्होंने गलती की। कितनी बार की? 165 बार गलती की। लेकिन 23वीं पीढ़ी ने केवल 25 बार गलती की। 23वीं पीढ़ी ने 25 बार गलती की, उन्होंने अपनी गलतियों को सुधार लिया, अब वो सही रास्ते से जाने लगे। तो यही था दोस्तों, उन्होंने मैकडूगल ने कहा कि धीरे धीरे हमारी पीढ़ियां क्या होती हैं? सुधार करती हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो यही चीज है। नेक्स्ट दोस्तों, अंत में चूहे ने सही रास्ते में जाना सीख लिया और गलती नहीं की। पावलाव ने भी चूहों पर कुछ प्रयोग किया था, पावलाव ने भी किया था। हैरिसन ने पतंगों पर परीक्षण किया था। दोनों ने अपने अपने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि एक पीढ़ी द्वारा अर्जित गुण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहे। इन्होंने ये दोस्तों सभी ने ये लेमार्क हो गए, आपके पावलाव हो गए, मैकडूगल हो गए, ये मैकडूगल हो गए, इन सभी ने दोस्तों यही निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा जीन्स होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? हस्तांतरित होता रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है, एक दूसरे में हस्तांतरित होता रहता है। तो उसी का उन्होंने प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध किया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपका यूपी टेट और हिंदी का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट
मेंडल तथा अन्य लोगों ने जो प्रयोग किए उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष इस प्रकार पाए जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल दोस्तों, उन्होंने भी आपने जाना है मटर पर प्रयोग किया आनुवंशिकता के, वो भी है। प्रत्येक प्राणी का जन्म माता पिता एवं पूर्वजों से प्राप्त पितृसूत्रों के आधार पर होता है। उन्होंने भी ये कहा, हर एक पितृसूत्र में कई गुणसूत्र पाए जाते हैं और प्रत्येक पितृसूत्र में नर और मादा सूत्र होते हैं जिनका संयोग होता है। इन्होंने भी यही कहा दोस्तों कि माता पिता के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, पुत्र के लक्षण, पुत्र के अंदर माता पिता के लक्षण हमेशा पाए जाते हैं। इन्होंने यही बात कही दोस्तों, ठीक है। पितृसूत्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र पिता पक्ष या माता पक्ष से संबंध होते हैं। किसके गुणसूत्र की अभिव्यक्ति होगी यह संयोग पर निर्भर करता है। किस पे संयोग होता है दोस्तों, कोई निश्चित नहीं होता कि माता का गुणसूत्र पड़ेगा, यानी माता के लक्षण अधिक पड़ेंगे या पिता के लक्षण अधिक पड़ेंगे, कोई निश्चित नहीं होता, अर्थात जिस मौके पर जो भी प्रकट हो जाए। नेक्स्ट है पर्यावरण का अर्थ। अब बात करेंगे दोस्तों किसका, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पर्यावरण आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जिसका परि का अर्थ होता है चारों ओर, वातावरण, चारों ओर आवरण क्या होता है, चारों ओर आवरण का अर्थ होता है घेराव या ढकना, यानी चारों ओर से कोई वस्तु है जो कि हमें ढके हुए है, घेराव की है। इससे यह अर्थ मालूम पड़ता है कि पर्यावरण उन सभी चीजों को कहते हैं जिनसे व्यक्ति घिरा हुआ है या ढका हुआ है, जिनसे हम दोस्तों क्या है चारों तरफ से मनुष्य जाति जो ढकी हुई है या घिरी हुई है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है, जो उसके चारों ओर पाई जाती है। अंग्रेजी भाषा में इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे इन्वायरमेंट कहा जाता है। इनका अर्थ होता है ऊपर से और वायरमेंट का अर्थ होता है घेरना, यानी ऊपर से जो हमें घेरे हुए है, सारी चीजें वस्तुएं जो हमें घेरी हुई है दोस्तों वो क्या है, पर्यावरण है। इनसे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण और एनवायरमेंट दोनों उन व्यक्तिगत परिस्थितियों को बताते हैं जो मनुष्य के चारों ओर पाई जाती है, चारों ओर पाई जाती है और मनुष्य उनसे क्या होता है, घिरा हुआ। दोस्तों जो मनुष्य होता है ना वो विभिन्न प्रकार से गैसों से, विभिन्न प्रकार जीव जंतु सारे लोगों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो वही क्या है दोस्तों, हमारा पर्यावरण है, पौधों से, सारे से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों डगलस और हॉलैंड के शब्दों में पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण वह शब्द है जो कि समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों को सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और अभिवृद्धि, विकास तथा परिपक्वता पर प्रभाव डालता है। दोस्तों इस पर्यावरण से हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारे दोस्तों पर्यावरण से हमारे वृद्धि में, हमारे विकास में, सारी चीजों में दोस्तों बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। परिपक्वता पे भी प्रभाव डालता है। बालक पर वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, सर्वप्रथम बुद्धि। दोस्तों कहा जाता है ना, जैसा आप पर्यावरण देंगे उसी प्रकार से बालक की बुद्धि होगी। दोस्तों आपने बालक को ऐसी जगह रखा, शांत जगह पे रखा जहां पे बहुत ही शांति है, तो दोस्तों बालक शांत स्वभाव का होगा। पर आपने उसे ऐसी जगह रखा जहां पे हमेशा लड़ाई झगड़ा उग्रता हो रही है, तो उसकी भी प्रवृत्ति उसी प्रकार से हो जाएगी, उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार से हो जाएगी, मानसिक विकास भी उसका उसी प्रकार से करेगा, शारीरिक विकास भी दोस्तों उसी का। अगर आपने दोस्तों देखा होगा आपने कि ऑस्ट्रेलिया में ठंडी अधिक पड़ती है तो वहाँ के लोग अच्छे खासे लंबे गोरे होते हैं, पर वहीं दोस्तों श्रीलंका को देख लीजिए जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं, तो वो चीज़ है। तो और हमारे इंडिया में दोस्तों वातावरण समान रहता है तो यहाँ पे काले गोरे सब होते हैं एक समान। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का भी विकास दोस्तों होगा इसी प्रकार, वातावरण में व्यक्तित्व का भी विकास इसी प्रकार से होगा। स्वास्थ्य का, सामाजिक स्थिति का, सारा इस पे प्रभाव पड़ता है, किस पे, वातावरण पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके RO समीक्षा अधिकारी का दोस्तों कंप्लीट कोर्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पर्यावरण के सिद्धांत की बात की जाए तो पर्यावरण के सिद्धांत में लेमार्क का सिद्धांत ये जानते हैं। लेमार्क ने भी डार्विन की तरह एक जीव विज्ञानी थे। ये सब क्या थे, डार्विन, लेमार्क, ये क्या था, जीव विज्ञानी थे। लेमार्क ने निश्चित किया कि सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रभाव से अनुकूलन की कोशिश करते हैं और इस प्रकार अनुकूलन के लिए किए गए प्रयत्न के कारण उनमें परिवर्तन होता है। अतः विकास एवं अभिवृद्धि के मूल में पर्यावरण का प्रभाव पाया जाता है। दोस्तों किसी को भी कहीं भी रहना है, अगर किसी भी इन्वायरमेंट में रहना है तो उसी के अनुकूल अपने आप को ढालना पड़ेगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, कोई भी हो दोस्तों। अगर आप उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे तो आप उस पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में दोस्तों नहीं रह पाएंगे, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या आप वहां से हटा दिए जाएंगे कहीं भी दोस्तों। बात तो कहा जाता है ना, जैसा देश वैसा वेश, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ना ही पड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीमैन का अध्ययन। फ्रीमैन ने क्या बताया, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण फ्रीमैन ने दिया। इन्होंने 6 से 71 बच्चे, कितने दोस्तों, 6 से 71 बच्चों पे अध्ययन किया और उन्होंने अपने घर से हटाकर दूसरे घर पे रखा।
उन्होंने क्या किया, अपने घर से हटाकर दूसरे घर में उनका लालन पोषण किया और परिणाम में यह हुआ कि अच्छे घरों में पले बच्चे शीघ्र आगे बढ़ गए, वहीं मंद बुद्धि माता पिता के संतानों को क्यों न थी। इसी प्रकार वर्क्स और स्किल ने भी अध्ययन किया। जो यह हुआ कि जो अच्छे घर के पले बच्चे थे वो शीघ्र आगे बढ़ गए, और जो दोस्तों मंद बुद्धि के थे वो भले वो किसके थे, मंद बुद्धि माता पिता के संतान थे, मध्य बुद्धि के माता पिता के संतान के थे, पर दोस्तों उनको अच्छा लालन पोषण दिया गया और वो जल्दी से तीव्रता से उनका विकास हो गया। और वही चीज दोस्तों जो कि तीव्र बुद्धि के माता पिता के संतान थे उन्हें अलग रखा गया और उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया तो उनका विकास सही गति से नहीं हो पाया। ऐसा स्प्रीमैन ने किया दोस्तों, 671 बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि इन्वायरमेंट का बहुत ही ज्यादा रोल होता है दोस्तों। बाय द वे, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आप हिंदू हैं दोस्तों, आप हिंदू हैं और आप हिंद परिवार हिंदी पर जिसमें कि आपकी हिंदी बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, आपको दोस्तों एक पंजाबी घर में रख दिया जाए, जैसे ही आपका जन्म हुआ पंजाबी घर में रख दिया जाए, पर आप तो हिंदू हैं, आपको हिंदी बोलना है। पर दोस्तों जब आप पंजाबी के घर में रहेंगे, सुबह शाम पंजाबी सुनेंगे बोलेंगे तो वही आपको आदत पड़ जाएगी दोस्तों, और आप अच्छी पंजाबी बोलने लगेंगे, पंजाबी भाषा में ही बोलेंगे, न कि आप हिंदी में बोलेंगे। तो ये किसका है, पर्यावरण का प्रभाव है। किसका प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। तो यही चीज इन्होंने सिद्ध की। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांशिकता तथा पर्यावरण के संबंध। तो दोस्तों दोनों का बहुत ही संबंध होता है, अंतर क्रिया का संबंध होता है। वास्तव में अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं, दोनों ही समान महत्व वाले होते हैं। इस संबंध में मैक आइवर और पेज महोदय ने लिखा है कि जीवन की हर घटना दोनों के फल होती है, दोनों का फल। तो कोई भी घटना हो, कोई भी विकास हो, कोई भी दोस्तों बालक के विकास में, बालक के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास में इन दोनों का योगदान होता है, पर्यावरण और अनुवांशिकता का। परिणाम के लिए उनमें से एक की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी की दूसरी की। वुडवर्थ ने कहा दोस्तों कि जैसे कि अनुवांशिकता और पर्यावरण उसी प्रकार से हैं जैसे कि मोटरसाइकिल में आपके जैसे कि पेट्रोल और ड्राइवर का होना आवश्यक है। अगर दोस्तों मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं होगी तो भी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो है पर अगर ड्राइवर नहीं है तो भी मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। तो ये चीज है दोस्तों। उसी प्रकार से आपकी अनुवांशिकता और इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण होता है, जिसमें कि दोनों की आवश्यकता होती है, बालक के विकास में, बालक के शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सभी में। नेक्स्ट है दोस्तों वुडवर्थ ने व्यक्ति के विकास का मूल्यांकन करते हुए अनुवांशिक हेरिडिटी तथा वातावरण के गुण रूप में व्यक्त किया है। और वुडवर्थ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो अनुवांशिकता है और जो वातावरण है दोस्तों वो क्या है, गुणनफल के रूप में व्यक्त है, जोड़ नहीं है दोस्तों, गुणनफल के रूप में है। याद रखिए इसका को चित्रांकन इस प्रकार किया गया, अनुवांशिकता पर्यावरण यानी कि व्यक्ति। वुडवर्थ ने बताया यह गुणनफल के रूप में है दोस्तों, पूछा जाता है कभी कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है दोस्तों, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिकता तथा पर्यावरण का सापेक्षिक महत्व। वुडवर्थ ने लिखा है कि अनुवांशिकता पर्यावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं पर गुणा के समान अधिक है। किसके समान, जोड़ के समान नहीं पर गुणा के समान अधिक है। अतः इन दोनों तत्वों का गुणनफल है न कि योगफल। क्या दोस्तों, अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी गुणनफल है न कि योगफल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। वुडवर्थ ने कहा था, किसने कहा था ये, वुडवर्थ ने कहा था। कभी कभी कंटेंट दे दिया जाता है, पूछा जाता है किसके अनुसार। वुडवर्थ के शब्दों में कहा जा सकता है कि यह पूछना कि किसी भी व्यक्ति को विकास के लिए उसकी अनुवांशिकता आवश्यक है अथवा वातावरण बिल्कुल इसी प्रश्न के समान सराहनीय है कि किसी भी मोटरसाइकिल के पेट्रोल आवश्यक है या ड्राइवर, वही बात कही दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 ई बुक्स दोस्तों नोट्स है, आप देख सकते हैं, जो बच्चे खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कल की क्लास में आएगा दोस्तों, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कल की क्लास भी जरूर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।